शहर दमिश्क की तंग गलियों में एक पुरानी मगर शानदार हवेली थी जो कभी शेख जमालुद्दीन की शान हुआ करती थी। लेकिन आज उस हवेली की दीवारों में खामोशी नहीं बल्कि तल्ख जुमलों की गूंज थी। कहानी की शुरुआत किसी खेत या गांव से नहीं बल्कि हवेली के उस दीवान खाने से होती है जहां शेख जमालुद्दीन के 3 बेटे आदिल, तारिक और सबसे छोटा अमीन अपने बूढ़े बाप की किस्मत का फैसला करने बैठे थे। शेख जमालुद्दीन अब वो रौबदार व्यापारी नहीं रहे थे। वक्त ने उनकी कमर झुका दी थी और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। सबसे बड़े बेटे आदिल ने अपनी रेशमी शेरवानी ठीक करते हुए बेरुखी से कहा, देखो तारिक, मेरा कारोबार अब दूसरे मुल्कों तक फैल चुका है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बाबा की दवा दारू और नखरे उठा सकूं। पिछले 6 महीने से वो मेरे पास थे, अब तुम्हारी बारी है। मझले बेटे तारिक, जो अपनी बीवी की बातों में ज्यादा रहता था, ने फौरन हाथ झाड़ दिए। भाईजान, कैसी बात करते हैं? मेरा घर छोटा है और मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं। बाबा की खांसने की आवाज से मेरी बीवी की नींद हराम होती है। मैं तो कहता हूं, अमीन अभी कुंवारा है और इसका काम भी हल्का है, बाबा को इसके हवाले कर देते हैं। कोने में बैठा अमीन, जिसकी आंखों में नमी और दिल में दर्द था, खामोशी से सब सुन रहा था। उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, भाईजान, आप लोग जिसे बोझ कह रहे हैं वो मेरे लिए रहमत का दरवाजा है। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं बाबा को हमेशा के लिए अपने पास ले जाना चाहता हूं। मुझे आपकी दौलत या हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का साथ चाहिए। आदिल और तारिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उन्होंने फौरन एक कागज मंगवाया और अमीन से लिखवा लिया कि वो वालिद की सारी जिम्मेदारी उठाएगा और बदले में जायदाद के बड़े हिस्से का दावा नहीं करेगा। अमीन अपने बूढ़े और बीमार बाप को अपने छोटे से कच्चे मकान में ले आया। कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक रात शेख जमालुद्दीन ने अमीन को अपने करीब बुलाया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने तकिए के नीचे से एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक बक्सा निकाला और एक चाबी अमीन के हाथ में थमा दी। शेख ने कहा, बेटा अमीन, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और वो राज जो मैंने सबसे छुपा रखा था इस संदूक में है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे मरने के बाद ही इसे खोलना। और याद रखना, इसमें जो निकलेगा वो सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, उसका फैसला तुम्हें अपनी अक्ल और जमीर से करना होगा। लोग कहेंगे कि इसमें सोना है, लेकिन इसमें किस्मत है। कुछ ही दिनों बाद शेख जमालुद्दीन का इंतकाल हो गया। जनाजे की खबर सुनते ही आदिल और तारिक, जो बाप के जीते जी कभी हाल पूछने नहीं आए थे, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पहुंच गए। उनकी नजरें बाप की मैयत पर नहीं बल्कि घर के कोने में रखे उस लोहे के संदूक पर थीं। अमीन ने अभी तक वो संदूक नहीं खोला था। दफनाने के बाद हवेली के आंगन में पंचायत बैठी। आदिल ने रोब जमाते हुए कहा, अमीन, हमें खबर मिली है कि बाबा ने तुम्हें एक संदूक दिया है। कानूनन उस पर हम सब भाइयों का बराबर का हक है। अमीन जानता था कि उसके भाई लालची हैं, लेकिन उसने बाप की नसीहत याद रखी, फैसला जमीर से करना। उसने चाबी निकाली और सबके सामने वो जंग लगा संदूक खोल दिया। सांसें थम गईं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर कोई सोने के सिक्के या जवाहरात नहीं थे। उसमें सिर्फ पुराने कागजात का एक पुलिंदा और एक भारी पत्थर रखा था, और सबसे ऊपर एक खत रखा था। आदिल ने झपट कर खत उठाया और जोर से पढ़ने लगा। खत में लिखा था, मेरे बेटों, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं जा चुका हूं। इस संदूक में मेरी विरासत है। ये वो कागजात हैं जिनका जिक्र मैंने कभी नहीं किया। मैंने अपने जवानी के दिनों में एक बहुत बड़ा कर्ज उधार लिया था, पूरे 50,000 दीनार का, जो मैं आज तक नहीं चुका पाया। ये संदूक उस कर्ज के दस्तावेज हैं। जिस बेटे के पास ये संदूक खुलेगा, कानूनन वो इस कर्ज को चुकाने का जिम्मेदार होगा। अगर नहीं चुकाया तो उसकी सारी निजी संपत्ति कुर्क जब्त कर ली जाएगी। सन्नाटा छा गया। आदिल और तारिक के चेहरे का रंग उड़ गया। 50,000 दीनार, ये रकम तो उनकी अपनी जमा पूंजी भी खत्म कर देती। तारिक चिल्लाया, ये धोखा है, बाबा ने हमें फंसा दिया। अमीन, तूने ही बाबा को रखा था। ये संदूक भी तेरा और ये कर्ज भी तेरा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आदिल ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा, बिल्कुल, हमने तो पहले ही लिखवा लिया था कि बाबा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो अब ये कर्ज भी तुम ही भुगतो। दोनों भाई वहां से ऐसे भागे जैसे उस घर में आग लग गई हो। वो डर गए कि कहीं कर्जदारों का हुजूम ना आ जाए।
अमीन अकेला रह गया। वो परेशान जरूर था कि इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरे वालिद पर कर्ज था तो उसे चुकाना मेरा फर्ज है। मैं मेहनत करूंगा, अपना खून पसीना एक कर दूंगा ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। अगले ही दिन शहर का एक मशहूर काजी, जज और एक शाही मुनीम अमीन के घर आए। अमीन ने डरते हुए उनका इस्तकबाल किया, ये सोचकर कि वो कर्ज वसूलने आए हैं। काजी ने मुस्कुराते हुए अमीन को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे भाइयों ने इस कर्ज में हिस्सा लेने से मना कर दिया? अमीन ने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, वो चले गए, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं पाई पाई चुका दूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दें। काजी जज जोर से हंसा और मुनीम ने आगे बढ़कर अमीन को गले लगा लिया। काजी ने कहा, बेटा अमीन, तुम इम्तिहान में पास हो गए। तुम्हारे वालिद पर कोई कर्ज नहीं था। दरअसल तुम्हारे वालिद ने शहर के बाजार में 50 दुकानें बनवाई थीं, लेकिन वो देखना चाहते थे कि उनकी औलाद में से कौन उनके बोझ को अपना समझता है और कौन सिर्फ मलाई खाना चाहता है। काजी ने संदूक के नीचे वाली परत हटाई, जिसे भाइयों ने डर के मारे देखा ही नहीं था। पत्थर के नीचे असली वसीयतनामा रखा था। ये 50,000 दीनार का कर्ज नहीं, बल्कि उन 50 दुकानों के मालिकाना हक के कागजात हैं। तुम्हारे वालिद ने वसीयत की थी कि जो बेटा मेरे कर्ज, मेरी तकलीफ को अपनाने की जुर्रत करेगा, वही मेरी दौलत का असली हकदार होगा। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के नहीं, बल्कि उस एहसास के थे कि उसके वालिद ने जाते जाते भी उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी, ईमानदारी का इनाम। उधर आदिल और तारिक को जब ये खबर मिली तो वो अपने ही बुने हुए लालच के जाल में ऐसे फंसे कि शर्म से किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। उनकी अपनी तिजारत भी गिरती चली गई, क्योंकि शहर भर में मशहूर हो गया कि उन्होंने अपने बाप के फर्जी कर्ज के डर से उन्हें छोड़ दिया था। सीख, इंसान की नीयत ही उसकी असली वसीयत तय करती है। जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, वो अक्सर खजाने की चाबी अपने ही हाथों से फेंक देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।